तो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन में लगभग हम सारे के सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब आपका जो एक लास्ट टॉपिक रह गया है वो रह गया है वर्ड प्रॉब्लम। और वर्ड प्रॉब्लम के अंदर बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट रहते हैं। बच्चों को समझ ही नहीं आता कि वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है। आप जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा आपको, आप सीक्वेंस वाइज एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन आराम आराम से लगाते जाइएगा। जैसे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको दावे से कहता हूं कि आपकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, क्या आप पहले वर्ड प्रॉब्लम देख के घबरा जाते थे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप फिर आसानी से इस चैप्टर के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो लगाने लगेंगे। ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम का सबसे पहला फंडा होता है कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए आप उसको एक बार पढ़े जरूर, है ना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको समझ में आता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। देखो, टेल का मतलब होता है बोलना, है ना। तो आफ्ताब अपनी डॉटर को बोलता है, बेटी को बोलता है। डॉटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बेटी। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। अब आपको बहुत सारी जगह ये लिखा आएगा एगो, है ना। ये सिर्फ एक वर्ड प्रॉब्लम में नहीं, आपको बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम में लिखा आएगा। तो एगो का मतलब होता है पहले, हमेशा याद रखेंगे। एगो का मतलब क्या होता है? पहले, है ना। तो जब भी बोला जाएगा कि 7 years ago, मतलब 7 साल पहले, क्या मतलब है इसका? कि 7 साल पहले I was 7 times as old as you, कि मैं तुम्हारा 7 गुना था। 7 टाइम्स का मतलब क्या होता है? 7 गुना। क्या मतलब होता है इसका? 7 गुना। तो कभी भी अगर टाइम्स लिखा आएगा, कभी भी अगर आपको टाइम्स, आप लोग सब कॉपी लेके बैठिए, है ना। जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं आप साइड में कॉपी में नोट करते जाइए, है ना। आपको एक बार सारी चीजें नोट कर लेंगे तो आपको बार बार फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके चीजें यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं कि कभी भी एगो लिखा हो, एगो का मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है, अब यहां लिखा है 7 टाइम्स। 7 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है गुना। गुना मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या मतलब होता है इसका? मल्टीप्लाई। जब भी 7 टाइम्स, जब भी टाइम्स लिखा आएगा, है ना, आप ऐसे समझे, जब भी टाइम्स लिखा आएगा तो आप समझ जाए क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। तो क्वेश्चन में बोलता है कि आफ्ताब अपनी बेटी को बोलता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारा 7 गुना था। आफ्ताब बेटे को क्या बोलता है? कि 7 साल पहले मैं तुम्हारा 7 गुना था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। अब देखो क्या लिखा है? 3 years फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ क्या लिखा है? देखो, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years मतलब 3 साल। अब आज से 3 साल बाद क्या लिखा है? ये फ्रॉम नाउ का मतलब होता है अभी से 3 साल बाद। फ्रॉम नाउ का मतलब क्या होगा? अभी से, है ना। तो इसका मतलब होता है अभी से। अभी से देखिए ना, अभी से। तो वो बोलता है, वो क्या बोल रहा है कि अगर अभी से 3 साल बाद देखेंगे तो मैं तुम्हारा 3 गुना हो जाऊंगा। देखो फिर से क्या लिखा है? 3 टाइम्स। ठीक है, मैं तुम्हारा कितना हो जाऊंगा? 3 गुना हो जाऊंगा। तो अब हमको आफ्ताब और उसकी बेटी की उम्र बतानी है। क्या बतानी है हमको? कि आफ्ताब और उसकी बेटी कितने साल की होगी, हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन में कितने लोगों की बात चल रही है। आप देखें कि आफ्ताब और उसकी डॉटर, हमको क्या निकालना है? आफ्ताब और उसकी बेटी की एज निकालनी। क्लियर है ना, साफ साफ लिखा है। आप इसके लिए ना जो क्वेश्चन में पूछा गया है उस लाइन को देखा करो। इसका मतलब आप लास्ट लाइन को देख लो, क्या लिखा है? फाइंड कर रहे हो, क्या बोला गया है? सबसे पहले आपको फाइंड करने को बोला गया है कि आफ्ताब और उसकी बेटी की उम्र बतानी है आपको। तो जो आपसे पूछा गया उसको आप लेट कर लें। लेट आफ्ताब एज बी एक्स। हमने मान लिया कि आफ्ताब की एज कितनी है? एक्स ईयर्स। एंड हिज डॉटर्स एज बी वाई ईयर्स। और उसकी जो बेटी है उसकी उम्र हमने कितनी मान ली? वाई। क्लियर है? आपको तो समझ में आया? ये तो इस टाइप का क्वेश्चन है। कभी भी आपको कोई सा भी क्वेश्चन आएगा लीनियर इक्वेशन का तो आप क्या करेंगे? कुछ भी आप पूछा जाएगा पहले आप उसको एक्स और वाई मानिए सबसे पहले, है ना। सबसे पहले उनको लेट कीजिए। क्लियर है। तो आपने क्या कर लिया? लेट कर दिया। अब हम लेट करने के बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 7 साल पहले। अब 7 साल पहले का क्या मतलब है? अच्छा, मान के चलो कि मैं भी 10 साल का हूं, है ना। मैं कितने का हूं? 10 साल का हूं। तो 7 साल पीछे अगर मैं जाऊंगा तो कितने साल का हो जाऊंगा? 3 साल का। आप 10 में से 7 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। मान के चलो कि मैं भी 30 साल का हूं, है ना। तो अगर मैं पूछूं कि मैं 7 साल पहले कितने साल का था तो आप कैसे बताएंगे? 30 में से 7 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर है ना। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी कि 7 years ago। कौन सी बात चल रही है? कि 7 साल पहले की बात चल रही है। क्या बात चल रही है? किसके पीछे बात चल रही है?
एक तो आफ्ताब की बात चल रही है, आफ्ताब कौन है इसमें, कौन है आफ्ताब, एक्स आपने माना है, देखो आफ्ताब की उम्र कितनी मानी आपने, एक्स, और दूसरी किसकी बात चल रही है, उसकी बेटी की बात चल रही है, तो बेटी क्या मानी है आपने इसमें, वाई मानी है, क्लियर है, आफ्ताब आपने एक्स माना है, बेटी क्या मानी है आपने, वाई मानी है, और 7 साल पहले, ये तो इनकी प्रेजेंट एज है ना, आफ्ताब प्रेजेंट एज, कौन सी एज है इनकी, आफ्ताब प्रेजेंट एज है ये, है ना, एंड हिज डॉटर्स प्रेजेंट, इज लगा देते हैं यहां पे, इज प्रेजेंट एज इज वाई, कि हमने माना कि आफ्ताब की अभी की उम्र एक्स है और उसकी बेटी की अभी की उम्र कितनी है, वाई है, क्लियर है, तो आप यहां पे प्रेजेंट लगा दीजिएगा, हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज, है ना, हिज डॉटर्स, ये एस लगा हुआ है और यहां पर प्रेजेंट लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कि अगर मैं 7 साल पहले जाऊंगा तो अभी ये एक्स साल के है, अभी ये वाई साल की है, तो अगर 7 साल पहले की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा, कि x में से भी कौन माइनस हो जाएगा, 7 माइनस हो जाएगा, है ना, और y में से भी कौन माइनस हो जाएगा, 7 माइनस हो जाएगा, है ना। ऐसे तो मैंने बताया था कि अगर मैं अभी 30 साल का हूं तो 7 साल पहले कितने साल का होऊंगा, 23 साल का होऊंगा, क्योंकि 30 में से मैंने क्या कर दिया, 7 को माइनस कर दिया। अभी एक x साल का है, दूसरा y साल का है, तो 7 साल पहले कितने होंगे, दोनों में से 7 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहां तक आपको क्लियर है, समझ में आ गया। अब वो बोलता क्या है कि I was 7 times old as you were then, बोलता है कि मैं तुम्हारा 7 गुना था। अब बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं, देखो जैसे ये आफ्ताब है और ये उसकी बेटी है, ठीक है, अब I was 7 times, मैं तुम्हारा 7 गुना था, ये कौन बोल रहा है, आफ्ताब बोल रहा है। तो आप क्या करते हैं कि आप 7 का मल्टीप्लाई इस तरफ कर देते हैं, आपको लगता है कि मैं 7 गुना था तो मैं कौन हूं, मैं तो एक्स हूं, आफ्ताब बोल रहा है ना, मैं तो एक्स हूं, तो आप सोचते हैं किस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 का मल्टीप्लाई किस में कर दो, एक्स में कर दो। यही आपकी गलती हो जाती है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देखो लिखा सही है, इंग्लिश में लिखा बिल्कुल सही है, बस आप जिस तरीके से उसको समझते हैं वो गलत तरीके से समझते हैं, क्लियर है। उसमें बिल्कुल सही तरीके से लिखा है कि आई वॉज 7 टाइम्स एज यू वर देन, कि मैं तुम्हारा 7 गुना था, लेकिन आप लोग जो समझते हैं उसको इंटरप्रिटेट करते हैं वो आप गलत सोचते हैं। 7 का मल्टीप्लाई इस तरफ नहीं होगा, 7 का मल्टीप्लाई किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, क्लियर है। 7 का मल्टीप्लाई किस तरफ होगा, उसकी बेटी में 7 का मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा मैं आपको बता देता हूं। चलो मान के चलो कि आपने बोला नहीं सर मैं तो यही मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, आपने क्या बोला, मैं तो यही मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि y किसके बराबर है, 7x के बराबर है, ये मतलब हुआ ना कि y किसके बराबर है, 7x के बराबर है। तो मैं मान के चलता हूं कि मैं x की वैल्यू 1 मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं x की वैल्यू कितनी है, मेरी 1 है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 मानूंगा तो 7 into 1 equal to 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7। इसका मतलब ये है कि अगर पापा 1 साल के होंगे तो बेटी 7 साल की हो जाएगी। ऐसा होगा क्या, ये कौन सा लॉजिक है, समझ में आया नहीं आया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि पापा छोटे हो जाएंगे बेटी बड़ी हो जाएगी। तो कुछ बच्चे बोलेंगे आप में से, नहीं सर एक काम करो 2 मान के देखो आप, तो आप 2 मान लो। तो अगर आप x को 2 मानोगे तो बेटी कितने साल की हो गई, 14 ईयर्स की हो गई, पापा 2 साल के और बेटी 14 साल की। तो आपको समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं इक्वेशन क्या है, गलत है, तभी तो आपके आंसर्स गलत आ रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि बेटी बड़ी हो जाएगी पापा छोटे हो जाएंगे। इसका मतलब 7 का मल्टीप्लाई किस तरफ होना चाहिए था, 7 का मल्टीप्लाई बेटी की तरफ होना चाहिए था, है ना। 7 का मल्टीप्लाई किस तरफ होना चाहिए था, बेटी की तरफ होना चाहिए था। देखो अब मैं इसको आपको एक्चुअल मतलब बताता हूं, इसका मतलब आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। मैं तुम्हारा 7 गुना था, ये बोल रहा है ना कि मैं तुम्हारा 7 गुना था, किसका, बेटी का 7 गुना था, तो बेटी में तो मल्टीप्लाई होगा, किसका 7 गुना था, वो बेटी का 7 गुना था, क्लियर है। तो जिसका 7 गुना था उसी में मल्टीप्लाई करेंगे, वो बेटी का 7 गुना था, क्लियर है, आपको समझ में आया अच्छे से, ठीक है। तो आप देखिए मैं आपको और आसान तरीके बता देता हूं, जब भी आपको ऐसा लगे कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, तो आप 7 का मल्टीप्लाई इस तरफ ना करके सामने वाली तरफ कर दिया करो, ठीक है। वैसे मैंने आपको क्लियर तरीके समझा दिया है, ठीक है, कि किस तरीके से इसको आप इंटरप्रिटेट करेंगे। चलिए तो अब 7 years ago I was 7 times as old you were then, मैं तुम्हारा 7 गुना था। तो बताइए इसमें 7 का मल्टीप्लाई किस तरफ होगा, मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप क्या बोलेंगे, इस तरफ करेंगे मल्टीप्लाई, क्लियर है, समझ में आ गया आपको। तो चलिए x माइनस 7 इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7y, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। क्लियर, आपको समझ में आ गया यहां से। अब देखिए कि x को आप इधर लिखा रहने दीजिए और ये 7y जो है आप उसको इस तरफ लेके आइए। तो जब 7y इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, और ये जो -7 है आप उसको उस तरफ लेके जाइए। तो क्या होगा, देखो -49 प्लस का 7, क्लियर है। तो अब देखिए कि x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42,
49 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 42। क्लियर है। अब आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दीजिए। क्या नाम दे देंगे आप इसको? इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। चलिए, उम्मीद आपको यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे इसने आगे क्या कहा। अब वो बोलता है कि 3 years from now, अभी से 3 साल बाद। क्या मतलब होता है इसका? अभी से 3 साल बाद। मैं अभी 30 साल का हूं, तो 3 साल बाद कितने का होऊंगा? 33 का ही तो होऊंगा, है ना। तो मतलब क्या करना है, इस बार मेरे को ऐड करना है। पहले पूछा होगा तो माइनस करते हैं, बाद का बोलते हैं तो ऐड करते हैं। क्लियर है। तो इसकी जगह अगर लेटर लिखा होता LATER लेटर, तो इसका मतलब भी होता है बाद में, है ना। ध्यान रखेंगे, अगर आपको LATER लिखा होता है यहाँ पर तो उसका मतलब भी क्या होता है? बाद में। क्लियर है। तो अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं कैसे बनेगी कि 3 कंडीशन कौन सी? 3 years from now, अभी से 3 साल बाद। क्या है? अभी से 3 साल बाद। देखिए, x को इस तरफ लिख लीजिए, मैं ऐसे लाइन बना देता हूं। x को इस तरफ लिख लीजिए और y को इस तरफ लिख दीजिए। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को? अब क्या करेंगे? 3 साल बाद मतलब +3 इस तरफ और +3 इस तरफ। ये भी समझ में आया आपको? अब देखो फिर से वही चीज, क्या बोल रहा है कि I shall be 3 times as old you will be then। क्या बोलता है कि मैं तुम्हारा कितना था? 3 गुना था। मैं तुम्हारा कितना था? 3 गुना था। क्लियर है। देखिए जरा कि I shall be 3 times as old you will be then। तो टाइम्स लिखा है, टाइम्स का मतलब क्या होता है? गुना होता है। क्लियर है ना। टाइम्स का मतलब क्या होता है? गुना होता है। गुना मतलब मल्टीप्लाई। तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना है? 3 का। हमें 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। अब तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है। तो x + 3 अपनी जगह लिखा है इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई y में करेंगे 3y और 3 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। x अपनी जगह पे है, इस +3y को इस तरफ लेके आइए तो किसका हो जाएगा? ये -3y हो जाएगा। 9 अपनी जगह पे है और ये जो +3 लिखा है उस तरफ लेके जाइए तो किसका हो जाएगा? -3 हो जाएगा। x - 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये आपका 6 हो जाएगा। अब आप इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है। x - 3y इक्वल टू 9 - 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपका फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने है, सेकंड इक्वेशन आपके सामने है। अब आपको क्या करना है आपको पता है। अब आप चाहे तो इसमें कोई सा मेथड लगा दीजिए। आप सब्स्टिट्यूशन लगाना है सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, आपको एलिमिनेशन लगाना है एलिमिनेशन लगा दीजिए। आपको अगर आपको बोला जाए कि इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है तो आप इसको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। समझ में आया नहीं आया आपको? तो अब मैं क्या करेंगे, इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको आफ्ताब और उसकी बेटी की उम्र फाइंड करनी है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे इक्वेशन से क्या किया हमने, लिख लेते हैं कि x - 3y इक्वल टू 6 और ये आपका कितना हो जाएगा? x - 7y इक्वल टू -42। क्लियर है। तो अब देखो कितना इजी हो गया है कि आपको कोई भी एक टर्म इसमें करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। तो x और x ये सेम दिख रहे हैं आपको, लेकिन साइन भी क्या है? सेम है, तो ऐड हो रहा है। तो क्या कर दीजिए, सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए। प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस का प्लस और माइनस का कितना हो जाएगा? प्लस। तो अब ये माइनस प्लस क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गए। तो क्या बचेगा यहाँ पे? कुछ नहीं बचेगा। ये अब प्लस का हो गया, 7y किसका हो गया? प्लस का, और -3y किसका हो चुका है? माइनस का। तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 4y बचेगा। क्लियर है कि नहीं है। और ये लिखा है 42 प्लस का और 6 प्लस का, तो कितना हो जाएगा? ये 48 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना होगा? 48/4। 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 12 आ गई। क्लियर है। समझ आया आपको? अब इस y इक्वल टू 12 को चाहे इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन में सेकंड में पुट कर दो। मैं इसको इक्वेशन में सेकंड में पुट कर देता हूं। पुट y इक्वल टू 12 इन इक्वेशन सेकंड। तो कैसे होगा कि x - 3y इक्वल टू 6। अब x अपनी जगह पे लिखा हुआ है 3 इंटू वाई की जगह 12, 6। अब 3 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से कितना होता है? 36 इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 6 प्लस 36, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 42। क्लियर है। समझ में आया आप लोगों को? तो फाइनली आपकी y की वैल्यू आ गई 12 और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 42। तो ये क्या है? साल है ना, 42 ईयर्स। ये उसकी बेटी की उम्र है और ये किसकी उम्र है? ये आफ्ताब की उम्र है। तो आप लोग लिख लेंगे नीचे कि हेंस आफ्ताब एंड हिज डॉटर्स एज आर 42 ईयर्स एंड 12 ईयर्स। क्लियर है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ 3 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन वन डे वॉज 160 रुपीज। क्या लिखा है कि 3 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स की कीमत एक दिन कितनी थी? 160 रुपए थी। देखो दोबारा देखो,
क्या बोल रहा है कि 3 किलो एप्पल्स की कीमत और 1 किलो ग्रेप्स की कीमत, 1 केजी ग्रेप्स की कीमत एक दिन कितनी थी, 160 रुपए थी। ठीक है, अब एक महीने बाद 4 किलो एप्पल की कीमत और 2 किलो एप्पल की कीमत कितनी हो जाती है, 300 रुपए हो जाती है। समझ में आया आपको कि एक दिन हमने देखा तो 3 किलो एप्पल और 1 किलो अंगूर की कीमत कितनी थी, 160 रुपए थी। अब एक महीने बाद देखा तो 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स की कीमत, 2 किलो अंगूर की कीमत कितनी हो जाती है, 300 रुपए हो जाती है। तो बताइए कि 1 किलो अंगूर और 1 किलो ग्रेप्स की कीमत कितनी होगी। ठीक है, समझ में आया आपको क्या फाइंड करना है, आपको 1 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स की कीमत फाइंड करनी है। देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इन तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको फाइंड करने को क्या बोला गया है। हमको फाइंड करना है 1 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स की कीमत। तो जो हमको फाइंड करने को बोला जाता है उसको आप लेट मान लीजिए। देखिए तो कैसे करेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 केजी एप्पल्स इक्वल टू ₹X। हम एप्पल्स की 1 किलो की कीमत को x मान लेते हैं एंड कॉस्ट ऑफ 1 केजी ग्रेप्स इक्वल टू ₹Y और 1 किलो अंगूर की कीमत को हम y मान लेते हैं। अब देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स की कीमत कितनी है, 160 रुपए। तो हम देखेंगे प्रश्न के अनुसार, ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 3 किलो एप्पल, अब देखिए आप 1 किलो एप्पल की कीमत 1 किलो एप्पल की कीमत कितनी है, x रुपए है। तो 3 किलो एप्पल की कीमत कितनी होगी, 3x होगी। देखो मैं आपको और आसानी से इसको बताता हूं। अगर मान के चलो कि 1 किलो एप्पल 10 रुपए का है ना, अगर मान के चलो कि 1 किलो एप्पल कितना है, 10 रुपए का है, तो 3 किलो एप्पल कितने के होंगे, 30 रुपए के होंगे। बहुत आसानी से आपने बता दिया कि सर 1 किलो एप्पल अगर 10 रुपए का है तो 3 किलो एप्पल कितने के आएंगे, 30 रुपए के आएंगे, है ना। अब मैं मान के चलो, मैं बोल रहा हूं कि मेरा 1 किलो एप्पल कितने का है, 1 किलो एप्पल है मेरा x रुपए का, तो 3 किलो एप्पल कितने के होंगे, 3x के तो होंगे। आपने इसको कैसे सॉल्व किया था कि 1 किलो एप्पल कितने का, 10 रुपए का था, तो आपने 3 में 10 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो आपको कितना आ गया, 30 आ गया, है ना, ऐसे आया था ना। अब मैं बोल रहा हूं कि 1 केजी एप्पल मेरा कितने का है, x रुपए का है, तो 3 किलो एप्पल कितने का होगा, 3x का ही होगा ना। 3 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, x में कर देंगे। समझ में आया आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि तो 3 किलो एप्पल कितने के होंगे, 3x के होंगे, है ना। उसने एप्पल भी खरीदे और साथ में क्या खरीदा, तो मैं किसके निशान लगाऊंगा, प्लस में लगाऊंगा, है ना। तो 1 केजी ग्रेप्स खरीदे, अब 1 किलो ग्रेप्स तो खरीदे, ग्रेप्स कितने के थे, ₹Y के थे, तो 1y क्या होगा, सिर्फ अकेला y होगा, 1 इंटू वाई करूंगा, अगर 1 इंटू वाई करूंगा तो कितना आएगा, y तो आएगा। तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, 3x प्लस वाई, कितने रुपए खरीदे उसने, 160 रुपए खरीदे। समझ में आया आप लोगों को आपको। चलिए अब इसको इक्वेशन में फर्स्ट नाम दे दीजिए। फिर से देखिए, अब उसने 4 किलो एप्पल, पहले 3 किलो एप्पल खरीदे थे, 3x लिख दिया। अब 4 किलो एप्पल खरीदेगा तो कितना लिख दूंगा मैं, 4x, और 2 किलो अंगूर खरीदे तो 2 केजी अंगूर मतलब 2y इक्वल टू में कितना लिख दूंगा, 300। तो यहाँ कितना आ गया मेरा, ₹300 आ गया। समझ में आया आप लोगों को। अब आप सबको पता है क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। देखिए किस तरीके से करेंगे कि मैं यहाँ पे y को एलिमिनेट कर देता हूं, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और 1 का मल्टीप्लाई नीचे कर देता हूं, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं। तो अगर 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा आपका, देखो यहां कर देते हैं, ये आपका आ जाएगा कितना, 2 3 6, कितना आ जाएगा आपका, ये 2 3 6, और 2 का इंटू वाई में होगा तो कितना आ जाएगा, ये 2y। क्लियर। अब 2 का मल्टीप्लाई 160 रुपए में होगा तो कितना हो जाएगा, 320 रुपए। समझना है आपको। ऐसे ही 1 का मल्टीप्लाई 4x से होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4x। 1 का मल्टीप्लाई 2y में होगा तो कितना हो जाएगा, ये 2y, और 1 का मल्टीप्लाई 300 में होगा तो कितना हो जाएगा, ये 300। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को। अब ये देखो कैंसिल आउट अभी नहीं हो रहा है क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। तो साइन चेंज आप सबका करते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, फिर ये प्लस का है तो ये भी किसका हो गया, माइनस का। देखिए 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 2x बचेगा, ये कैंसिल आउट हो गया। इक्वल टू में 320 में से 300 जाएगा तो कितना बचेगा, 20, है ना। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 20/2, तो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 10। ये 10 क्या है, 10 रुपीज है, क्योंकि आपने कॉस्ट निकाली है। समझ में आया आप लोगों को। ऐसे ही अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो पुट x इक्वल टू 10
इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम x की वैल्यू 10 किसमें पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। जब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए किस तरीके से पुट करेंगे कि x की वैल्यू क्या है 10 है, तो 3 में 10 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और प्लस क्या लिखा हुआ है देखिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा 160। देखिए फर्स्ट इक्वेशन का ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, x की वैल्यू अगर 10 पुट करेंगे तो x इनटू कितना हो जाएगा 10 प्लस y इक्वल टू 160 इक्वल टू 160, और 3 का इंटू 10 में कितना आएगा 30 प्लस y इक्वल टू 160, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका कि 160 माइनस का 30 है ना। अब 160 में से 30 बचेगा तो कितना, 160 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 130। तो हेंस x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 रुपीज, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 130 रुपीज। तो 1 किलो एप्पल की कीमत कितनी हो गई आपकी 10 रुपीज हो गई, और 1 किलो ग्रेप्स की कीमत कितनी हो गई आपकी 130 रुपीज हो गई। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे मेंशन कर दीजिए कि हेंस कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इक्वल टू ₹10। कितने रुपए का है 10 रुपीज का है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, और 1 किलो ग्रेप्स की कीमत कितनी है आपकी 130 रुपीज है। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को। तो अब जैसे कि आप यहाँ फाइंड कर चुके हैं कि 1 किलो एप्पल की कीमत आपकी कितनी है 10 रुपीज है, और 1 किलो ग्रेप्स की कीमत कितनी है आपकी 130 रुपीज है। देखिए कि अब इस तरीके से आपको और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि जहां पर यहाँ पे एप्पल लिखे हुए हैं और यहाँ पे ग्रेप्स लिखा है, वहां पर बैट और बॉल लिखा होता है ना, बैट और क्या लिखा होता बॉल लिखा होता। अब बैट बॉल किलो के भाव से तो आते नहीं है, तो पक्की बात है क्वांटिटी लिखी होगी। हो सकता है क्वेश्चन में लिखा होता है 3 बैट और 1 बॉल कितने रुपए की है 160 रुपए की है, या 4 बैट और 2 बॉल कितने रुपए के हैं 300 रुपए के हैं, तो भी आप क्वेश्चन इसी तरीके से करते है ना। बस एप्पल की जगह बैट आ जाता और ग्रेप्स की जगह बॉल आ जाता। समझ में आया आप लोगों को। हो सकता है कि इसकी जगह टेबल चेयर लिखा होता कि 3 टेबल और 1 चेयर 160 रुपए की है। अब इन क्वांटिटी में भी अंतर हो सकता है, जैसे यहाँ पे 3 बैट लिखे हैं तो हो सकता है कि 4 बैट होते हैं। मान लो यहाँ पे यहाँ पर 3 kg एप्पल लिखे हैं, हो सकता है यहाँ पे 8 kg एप्पल लिखा होता, तो आप क्या करते 8x कर देते। यहाँ पर अगर 5 kg ग्रेप्स लिखे होते तो आप 5 बाई कर देते। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो इस तरीके का अब अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। तो उसके लिए आप इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। दो नंबरों के बीच का अंतर 26 है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस, ठीक है। ध्यान रखेंगे जब भी डिफरेंस लिखा होगा उसका मतलब क्या होगा अंतर, हिंदी में अंतर बोलते हैं, और मैथमेटिकल भाषा में क्या बोलते हैं इसको माइनस। डिफरेंस मतलब माइनस। तो द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। दो नंबरों के बीच का अंतर कितना है, दो नंबरों के बीच का अंतर कितना है 26 है। अगर 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, अगर एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। देखो मैंने आपको बताया था कभी टाइम्स लिखा है तो क्या मतलब होता है उसका गुना, है ना, 3 गुना है ना। 3 टाइम्स लिखा है मतलब कितना 3 गुना। समझ में आया आपको। तो टाइम्स लिखा है मतलब क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, दिमाग में रखेंगे। तो फाइंड देम, तो उन नंबरों को निकालिए। तो हमको क्या निकालने हैं नंबर्स निकालने हैं। यहाँ पे कितने नंबरों की बात की जा रही है, यहाँ पे 2 नंबर्स की बात की जा रही है। तो जो हमको निकालना होता है उसको हम लेट मान लेते हैं कि लेट 1 नंबर बी एक्स। हमने माना कि हमारा एक नंबर कितना है x है, एंड अदर नंबर इज y। हमने मान लिया हमारा दूसरा नंबर कितना है y है। एक नंबर हमारा कितना है x है और दूसरा नंबर हमने मान लिया हमारा कितना है y है। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से सोल्व करेंगे इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि क्या लिखा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। दो नंबरों के बीच का अंतर कितना है 26 है। तो एक नंबर आपका x है, दूसरा नंबर आपका y है। अब डिफरेंस मतलब क्या होता है माइनस, मतलब इन दोनों का क्या होगा माइनस होगा, और अंतर करने का कितना आ रहा है इसका 26 आ रहा है। समझ में आया आप लोगों को, क्लियर हुआ। चलिए अब इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए। अब फिर से क्या कह रहा है देखिए कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो अगेन क्या लिखेंगे इसमें हम कि एक नंबर आप इस तरफ लिख लो कोई सा भी, और दूसरा नंबर आप इस तरफ लिख लीजिए, ठीक है। आपने x को इस तरफ लिख लिया, y को इस तरफ लिख लिया कि एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। तो आपने क्या किया x को इस तरफ लिखो, तो दूसरे का 3 गुना है तो क्या करेंगे
दूसरे में क्या कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो अब आपकी क्या बन गई, ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है? तो फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने ये रही और सेकंड इक्वेशन आपके सामने ये रही कि x इक्वल टू कितना लिखा है, 3y लिखा है। अब देखिए कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल गया है कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3y आ रही है ना। तो आप क्या करिए, इस x इक्वल टू 3y को इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर दीजिए कि पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे आप इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, इक्वेशन फर्स्ट आपकी है x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो x के क्या रखेंगे, 3y। तो जहां x लिखा था वो मैंने क्या रख दिया, 3y, y की जगह y, 26। 3y में से y जाएगा तो कितना बचेगा, 2y इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी, 26 अपॉन 2, 2 बन जाता है 2, y कितना आ जाएगा 13। तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका 13। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 13 आ गई। इसमें आपको डायरेक्ट आपने x की वैल्यू 3y के साथ पुट कर दी, इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर दी। अब देखें कि आपकी y की वैल्यू आ चुकी है, आपको क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है कि पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन किसमें पुट कर दो, आप इक्वेशन में सेकंड में पुट कर दो क्योंकि इजी इक्वेशन है। तो x इक्वल टू कितना है आपका, x इक्वल टू है आपका 3y। तो x बराबर 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई थी, 13, तो कितनी आ गई 13। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 39। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 39 और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13। तो लिख लेंगे कि हेंस वन नंबर इज 39 एंड अदर नंबर इज 30, है ना। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि एक नंबर हमारा 39 है एवं दूसरा नंबर हमारा 13 है। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को कि किस तरीके से इन तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका प्लस करने में आपको 180 मिलता है। जैसे मान लो कि आपके पास दो एंगल है, मान लिया हमने कि x और y हमारे पास दो एंगल है, तो इनका प्लस करने में कितना मिलना चाहिए हमको, 180 डिग्री मिलना चाहिए। ठीक है, तो जिन एंगल्स का प्लस करने पे हमको कितना मिलता है, 180 डिग्री मिलता है, उनको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए आप पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि बोलता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 बड़ा है। मुझे कैसे पता बड़ा है, क्योंकि यहाँ लिखा है, देखो एक्सीड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा। एक्सीड का मतलब क्या होता है, ज्यादा, है ना। स्मॉलर मतलब होता है छोटा, है ना। और बाय 18 डिग्रीज लिखा हुआ है, मतलब कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, किससे, छोटे वाले से ज्यादा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। कि यहाँ पे दो एंगल्स की बात की जा रही है यहाँ पे, है ना। एक एंगल छोटा है, एक एंगल बड़ा है। तो क्या करेंगे कि लेट लार्जर एंगल इज x डिग्री। हम मान लेते हैं कि हमारा जो बड़ा वाला एंगल है वो कितना है, x डिग्री है। एंड स्मॉलर एंगल इज y डिग्री। और जो हमारा छोटा वाला एंगल है वो हम कितना मान लेते हैं, y डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये कौन सा एंगल है लिखा है, सप्लीमेंट्री एंगल लिखा है, तो हमको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल है। वी नो दैट x and y are supplementary angles। कैसे पता है हमको, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x और y क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो सप्लीमेंट्री एंगल से तो x और y का प्लस कितना आना चाहिए, 180 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन तो डायरेक्ट क्वेश्चन से ही निकल आई कि दो एंगल आपने माने थे, एक एंगल माना था आपने x, एक एंगल आपने माना था y, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए आपको, 180 आना चाहिए। 180 क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अब देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। लार्जर मतलब होता है बड़ा वाला। जो दो सप्लीमेंट्री एंगल में जो बड़ा वाला एंगल है, दो सप्लीमेंट्री एंगल में जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो देखो मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, बड़ा वाला मैंने इस तरफ लिख लिया और छोटा वाला एंगल मैंने इस तरफ लिख लिया। अब बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है, तो जब ज्यादा होता है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ध्यान रखेंगे। अब वही बात आ गई कि प्लस किस तरफ करेंगे, छोटे से 18 ज्यादा है ना,
छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है तो प्लस किस तरफ करेंगे, इसी तरफ तो करेंगे। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को? वरना वापस सोचे कि प्लस इस तरफ करना है ना, ऐसा नहीं है। ध्यान से पढ़ो, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। कि बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। ठीक है, छोटे से ज्यादा है तो हमने किस तरफ प्लस किया, इस तरफ प्लस कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, अब y को इस तरफ लेके आओ तो x अपनी जगह लिखा है, जब y इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और बराबर में कितना बच रहा है, 18। इसको कौन सी इक्वेशन का नाम दे देंगे, सेकंड इक्वेशन का नाम दे देंगे। क्लियर है, आसानी समझ में आया आप लोगों को? तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये रही, सेकंड इक्वेशन आपकी ये रही। अब क्या करेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, x प्लस वाई इक्वल टू 180, और सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, x माइनस वाई इक्वल टू 18। क्लियर है? अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इजिली कट गया, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया, और x और x क्या होते हैं, 2x। अब 180 प्लस 18 तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 9, 8 और 1 9 हो जाएगा, 1 की जगह 1 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आएगा, 198 अपॉन 2, तो 2 9 जा 18 होता है, और 2 9 जा फिर 18 होता है। देखो 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 9 जा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 99 डिग्री। कितनी आ गई आपकी, 99 डिग्री। क्लियर है? अभी आपका ये एक एंगल निकला है। अब सेकंड एंगल कैसे फाइंड करेंगे कि पुट x इक्वल टू 99 इन इक्वेशन फर्स्ट, चाहे फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, x प्लस वाई इक्वल टू 180, तो x की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, 99, तो मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, 99। प्लस में क्या लिखा है मेरा, y, तो मैंने y प्लस में लिख दिया। बराबर में क्या लिखा है मेरा, 180, मैंने क्या लिख दिया, 180 लिख दिया। अब y तो अपनी जगह रहेगा, और 180 माइनस 99 को मैं इस तरफ भेज दूंगा। क्लियर है ना? देखो 99 अपनी जगह लिखा हुआ है ना, और सॉरी y अपनी जगह लिखा हुआ है, 99 को मैं किस तरफ भेज दिया, उस तरफ भेज दिया। तो क्या होगा, 180 में से 99 को क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या 180 में से 99 को माइनस करने कितना बचेगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो ये 7 हो जाएगा। तो 9 8 कितने होते हैं, 17 होते हैं। तो फाइनली कितना बचा आपका, 81। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 81 डिग्री। क्लियर है? अब बहुत सारे बच्चों को अगर पता करना हो कि आपके आंसर सही निकला है कि नहीं, कि सही नहीं निकला है, तो जैसे क्वेश्चन में आपको दिया था कि एंगल कैसे सप्लीमेंट्री एंगल है, तो जो आपका x और y निकला है उसको प्लस करने पर 180 आना चाहिए। देखो आप 99 और 81 को प्लस करो, 99 और 81 को अगर आप प्लस करोगे तो 9 1 कितना होता है, 10, और देखो 9 1 10 1 8 18 हो गया। कितना आ गया वापस, 180 आ गया। ठीक है, इससे ये प्रूफ हो गया कि आपका जो एंगल आपने निकाले वो क्या निकाले हैं, सही निकाले हैं। तो आप लिख देंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हेंस लार्जर एंगल इक्वल टू 99 एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू 81। क्लियर है, समझ में आ गया आपको?